हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम आपको नाइन्थ टेंथ 11th 12th के सब्जेक्ट्स की इस तरीके से प्रिपरेशन करवाएंगे कि आप फ्यूचर में आईआईटी जेई मेंस एडवांस सब क्लियर कर सको और आप आईआईटी में पहुंच सको। मैं आपको साथ में आईआईटी दिल्ली के जो लाइफस्टाइल है वो भी शेयर कर रहा हूँ। साथ ही साथ आपको बता रहा हूँ कि भाई किस तरीके से आप यहाँ पर पहुँच सकते हो। उसके लिए मैं आपको यहाँ पर अलग अलग सीरीज और बेसिकली प्रिपरेशन आपको करवा रहा हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। तो पिछले चैप्टर में हमने डाल्टन भाई एक बात देखी थी कि एटम अपना इनडिविजिबल होता है। ठीक है, यानी एटम को और नहीं तोड़ा जा सकता, वो यूनिवर्स का सबसे छोटा होता है। ठीक है, सॉलिड ब्लॉक होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि डाल्टन जो थे वो गलत थे। ठीक है भाई, अगर क्या हो मैं बोलूँ कि डाल्टन अपने गलत थे। क्यों गलत थे? क्योंकि डाल्टन ने तो ये बोला था कि भाई अपना जो एटम होता है वो क्या होता है, अनब्रेकेबल होता है। बट ये रॉन्ग थे। क्यों थे? तो वो अपन क्या करेंगे, आज के इस क्लास में फाइंड आउट करेंगे कि भाई सेंटर ऑफ द एटम, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। कागज़ और पेन निकालो, क्योंकि आज हम हिस्ट्री के सबसे बड़े साइंटिफिक डिटेक्टिव बनने वाले हैं और एटम के बारे में चीज़ें समझने वाले हैं। ठीक है, तो भाई एटम के अंदर कुछ है, इसका पहला हिंट हमें नेचर से मिलता है। ठीक है ना, जब नेचर के आसपास में देखोगे तो उसका पहला हिंट अपन को वहीं से मिलता है कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो है। कभी आपने बालों में प्लास्टिक स्केल या कंघा रब करके पेपर के छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट किए होंगे। ठीक है, वो अपने वहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। पर सोचो ये एक न्यूट्रल कॉम में अचानक से चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ गया कि ये अट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, अगर मैटर एटम से बना है और मैटर चार्ज हो रहा है, इसका सीधा मतलब है कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल छुपे हुए हैं भाई। ठीक है, और इसी को अपन इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब वहां पर क्या हो गया भाई कि जो चार्ज पार्टिकल है वहां पर आपके बेसिकली एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल छुपे हुए हैं। और दो हीरोज इसके अगर बात करेंगे तो एक अपने जे जे थॉमसन थे, जिन्होंने 1897 में, जे जे थॉमसन ने क्या किया, 1897 में अपन को इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था। ठीक है, और एक ई गोल्डस्टेन है, उसके बारे में भी देखे होंगे। वो अपने 1886 में कैनाल रेज डिस्कवर की थी, जो पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन थी। इन्हीं से आगे चलकर हमें मिला हमारा पॉजिटिव पार्टिकल, प्रोटॉन वगैरह, वो सब आगे अपन देखेंगे। ठीक है, तो सब एटॉमिक सस्पेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन होता है, जिसका अपन ने, जिसे थॉमसन ने किया था। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। मास, इलेक्ट्रॉन का वेट अपन देखो तो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है। जबकि प्रोटॉन अपना क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मास भी अपना, इसका मास अपना आई यूनिट होता है। और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इसका 2000वां पार्ट होता है। और ये किसने डिस्कवर किया था, ई गोल्डस्टेन ने डिस्कवर किया था कैनाल रेज एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एक न्यूट्रॉन होता है बेसिकली, वो क्या होता है भाई, न्यूट्रल होता है। और ये किसने डिस्कवर किया था, जे चैडविक ने डिस्कवर किया था। न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ऑल एटम एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, बाकी सब जगह अपने न्यूट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, इसी की थ्योरी के बारे में बात करेंगे अगर, तो एक वाटरमेलन जो मॉडल है उसके बारे में देखेंगे भाई। ठीक है, अब सम एटॉमिक पार्टिकल अपन मिल ही गया भाई। क्या था, मिल गए थे, एक पॉजिटिव पार्टिकल अपना प्रोटॉन मिल गया, नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन मिल गया, न्यूट्रल वाला अपना न्यूट्रॉन मिल गया। ठीक है, तो पर वो एटम के अंदर फिट कैसे है वो समझना पड़ेगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आए थे भाई जे जे थॉमसन है। उन्होंने अपना एक मस्त टेस्टी सा मॉडल दिया। वो अपना कौन सा मॉडल था, वाटरमेलन मॉडल था। ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल भी बोल सकते हैं इसको। थॉमसन ने कहा भाई एटम अपना क्या है, पॉजिटिव चार्ज का स्पेरिकल तरबूज है, यानी कि वाटरमेलन है ये पॉजिटिव चार्ज का अपना क्या है, स्पेरिकल स्पेयर। इसके अंदर में अपने क्या है, काले बीज होते हैं ना, वही अपने क्या होता है, अपने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे होते हैं। जैसे कि अपने तरबूज में काले बीज होते हैं, वैसे अपने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, पर स्पेयर में अपने पूरा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये अपने किसने बताया भाई, जैसे थॉमसन ने बताया था वाटरमेलन मॉडल में। उन्होंने कहा कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एटम ओवरऑल अपना क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है भाई। जितना पॉजिटिव चार्ज इसका है उतने अपने नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल हो गया। सुनने में बहुत लॉजिकल लगा, ठीक है ना। बट साइंस में सिर्फ लॉजिक नहीं होता, एक्सपेरिमेंट चाहिए। और आने वाले एक्सपेरिमेंट ने इस तरबूज के चित्रे उड़ा दिए। ठीक है, ये अपने जे जे थॉमसन के बारे में जो उसने बताया था उसके बारे में देखा अपन ने। ठीक है, अब अपन को देखेंगे रदरफोर्ड का शॉकिंग प्लॉट ट्विस्ट। ठीक है, तो एंट्री होती है हमारे चैप्टर के मेन हीरो की, किसके भाई, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कौन था भाई, अर्नेस्ट रदरफोर्ड था, साइंटिस्ट था। उसने क्या किया,
उन्होंने जानना था कि भाई इलेक्ट्रॉन आखिर एटम में अरेंज कैसे होते हैं। जैसे भाई थॉमसन ने तो बोल दिया वाटरमेलन की तरह बीज होते हैं वैसे होते हैं, पर उन्होंने क्या किया, एक लेजेंडरी एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। इसी एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक बहुत पतली गोल्ड की पन्नी ली, ठीक है ना, कितनी भाई 1000 एटम थी, उतनी ही पन्नी ली, और उस पर फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल यहाँ से छोड़े। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है, जो डबल हीलियम चार्ज होता है वो वाले पार्टिकल होते हैं, ठीक है। पार्टिकल गोल्ड फॉइल में 1000 एटम, ठीक है, अपने यहाँ पर गोल्ड फॉइल ली थी, जो मोस्टली अपने क्या किया भाई स्ट्रेट स्ट्रेट पाथ में अपने ट्रेवल करके, पर कुछ अपने क्या हुआ, कुछ स्मॉल एंगल में भी अपन को डिटेक्ट हुए, ठीक है ना, और कुछ अपने क्या कर दिए वापस बाउंस बैक भी हो गए, ठीक है। तो रदरफोर्ड को लगा कि अल्फा पार्टिकल थोड़े बहुत डिफ्लेक्ट होंगे, पर जो रिजल्ट आया उसने फिजिक्स की दुनिया हिला दी भाई। 99% तो अल्फा पार्टिकल क्या कर गए, सीधे सीधे अपने पास कर गए, फिर आर पार निकल गए बिना रुके। कुछ पार्टिकल छोटे एंगल से क्या हो गए, अपना डिफ्लेक्ट हो गए, यहाँ पर ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए, जो हर 12,000 में से क्या किया, एक पार्टिकल ने अपना रास्ता बाउंस बैक कर दिया। तो रदरफोर्ड ने इसके बारे में कहा था कि ये वैसा ही है जैसे आप मान लो 15 इंच का अगर मान लो टॉप लेते हो, ठीक है, एक टिश्यू पेपर में मारोगे और वो टिश्यू से टकरा कर वापस आप आकर आपको लग जाए, तो ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है भाई। यहाँ पर एक तोप ले रहे हैं, ठीक है, तोप से अपन एक गोला छोड़ रहे हैं और एक टिश्यू पेपर आगे सामने रख रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि गोला यहाँ पे टकरा के वापस अपना आ जाए, नहीं हो सकता ना। सेम चीज यहाँ पर ऑब्जर्व की गई कि ऐसा हो गया है, ठीक है। ये जैसे इसमें लिखा भी है शेलो पीस ऑफ टिश्यू पेपर इट कम बैक एट हिट यू, तो ये बहुत ही अजीब था। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाले, ठीक है। तो एटम का अपना इससे कंक्लूजन ये निकला कि भाई एटम का ज़्यादातर हिस्सा अपना क्या होता है, खाली होता है। ये अपना जैसे एम्प्टी स्पेस होता है ना, ऑलमोस्ट एंटायरली अपना एम्प्टी स्पेस होता है, खाली होता है, ठीक है। तभी 99% पार्टिकल अपने क्या कर गए, इससे पास कर गए, ठीक है, ये खाली स्पेस है। एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास उसके सेंटर में क्या है, बहुत छोटी सी जगह में अपना क्या होता है, कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो इसे रदरफोर्ड ने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। इसी ने रदरफोर्ड को क्या बोला, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि यही अपना न्यूक्लियस है, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अपना क्या होता है भाई, लगभग इसी में ही टाइनी डेंस पॉजिटिवली चार्ज कॉल्ड न्यूक्लियस अपन को पॉजिटिव चार्ज इसी में होता है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स द न्यूक्लियस लाइक प्लैनेट अराउंड ए सन। तो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर रास्तों पर घूमते हैं, वही यहाँ पर इसने बताया था। पर रदरफोर्ड के मॉडल में एक ड्रॉबैक पे था, क्या था कि अगर इलेक्ट्रॉन गोल घूमेंगे, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर गोल घूमेंगे, तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और एनर्जी रेडिएट करेगा तो अंत में थक जाएगा, और आखिर में न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। पर एटम्स तो स्टेबल होते हैं, तो इससे कौन ठीक करेगा भाई। इलेक्ट्रॉन अगर मान लो घूमेंगे तो एनर्जी उसमें निकलेगी ना, एनर्जी निकलेगी तो वो लास्ट में अपने थक के क्या कर गया, यहाँ पर गिर जाना चाहिए अंदर में, पर गिरता तो नहीं है, एटम अपने क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो वैसे क्यों होते हैं, ठीक है ना। रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन वुड स्पाइरल इनटू न्यूक्लियस एंड एटम वुड कोलैप्स बट वी एग्जिस्ट व्हाट्स मिसिंग, यानी कि अपना हम क्या मिस कर रहे हैं जो हमें नहीं पता है। चलो इसके बारे में आपने किसका बताया था, नील बोर ने बताया था भाई। इस ग्लिच को किसने दूर किया था, नील बोर भाई साहब थे। उन्होंने बोला कि चलो मैं ठीक करता हूँ आपका डाउट को। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नील बोर आए थे। उन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल को एक सिंपल सोलर सिस्टम अपग्रेड किया, बेसिकली सोलर सिस्टम ही बोला कुछ, पर उसमें थोड़ा सा क्या कर दिया, अपग्रेड कर दिया। क्या अपग्रेड किया कि इलेक्ट्रॉन किसी भी रैंडम रास्ते पर नहीं घूमते। पहली बात तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूमने लग जाएंगे, नहीं, रैंडम नहीं घूमेंगे। एक वीआईपी या फिक्स्ड रास्ते होते हैं जिन्हें इनको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट या शेल कहते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट बोल दो, या इन्हीं को क्या बोलते हो, शेल बोल दो। इसी में अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा। जब इलेक्ट्रॉन इन फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं तो वो एनर्जी क्या करते हैं, रेडिएट नहीं करते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन जब इस फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमेंगे तो कोई रेडिएट नहीं करेंगे, ठीक है। इन ऑर्बिट्स को बोर ने क्या नाम दिया, के एल एम एन उन्होंने शेल बोला, यानी जहाँ पर एन की वैल्यू 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। एटम अब स्टेबल हो गया, ठीक है। पर एक पार्टिकल तो रह गया, जैसे कि 1932 में जे चैडविक ने एक पार्टिकल ढूंढ निकाला जिसमें कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, पर मास प्रोटॉन के बराबर था। इसी को अपन ने क्या बोला, यहाँ पर न्यूट्रॉन बोला, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट ऑर्बिट होते हैं जहाँ पर एनर्जी सेल होती है, हर एनर्जी की अलग अलग होती है, एनर्जी लेवल अलग अलग होते हैं। इसी में अपना क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब इसी ऑर्बिट में मूव करेगा तो वहाँ पर कोई एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, लॉस नहीं होगा, तो एटम अपने क्या हो गए, स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो बोर और ब्यूरी का ब्लूप्रिंट आया कि इन शेल में फिक्स कैसे होगा, चीज़ें कैपेसिटी फिक्स कैसे होगी,
ठीक है। तो फाइनल एटम कैसे दिखता है, सेंटर में बैठ कर न्यूट्रॉन प्रोटॉन, अब बाहर में चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। फाइनल एटम आपको समझ में आ गया होगा भाई, जो यहाँ पर दिखा रहा है कि भाई यहाँ पर सेंटर में अपना क्या हो गया न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन रह गया, बाहर अपना इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, भाई अलग अलग शेल है, यहाँ पर अपन ने देखा के है, एल है, एम है, एन है, तो अलग अलग शेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन आएंगे, पर कितने आएंगे, उसको यहाँ पर सोल्व करने के लिए अपन बोर ब्लू प्रिंट आया, क्या बोले भाई कि भाई एक तीन सिंपल रूल दिए। क्या रूल दिया, रूल नंबर 1 कि भाई एक शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है 2n²। ये अपना क्या है, इतने ही इलेक्ट्रॉन एक शेल में आ सकते हैं, 2n², n इजल टू 1 होगा तो वहां पर कितना आएगा, 2 आएगा, यानी कि पहली वाले में 2 आ जाएगा, दूसरी वाले में कितना आएगा भाई 2n², यानी कि 8 आ सकते हैं, तीसरे वाले में कितने आ सकते हैं 2n², यानी कि तीन का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18। तो ये अपना क्या हो गया, मैक्सिमम कैपेसिटी हो गया, ठीक है। रूल नंबर 2 बोला कि भाई आउटर मोस्ट रूल क्या होता है, आपके एटम की सबसे बाहर वाली जो शेल होती है ना, कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, चाहे उसकी कैपेसिटी कितनी ही हो, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल कैन नेवर होल्ड मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, चाहे उसकी कैपेसिटी चाहे 18 आ रही है, फिर भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रखने। थर्ड रूल क्या है भाई, थर्ड रूल है कि आप अंदर वाली शेल को पूरा भरे बिना बाहर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते। पहले वाले अपन क्या करना पड़ेगा भाई, अंदर वाली शेल पूरी भरनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में पहले 2 आएंगे, फिर अपने 8 आएंगे, फिर अपना 18 आएंगे। पहले ऐसा नहीं होगा डायरेक्ट पहले 18 वाला भर दो, फिर 8 वाला भर दो, फिर 2 वाला, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपको पहले ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी को अपन वैलेंसी के बारे में देखते हैं भाई, कि एटम के सबसे आखिरी शेल को अपन क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। जैसे कि मान लो एक एटम है भाई, ये अपना है, ये पूरा फिल हो गया, दूसरा अपना पूरा फिल हो गया, अब थर्ड में अपन आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, कुछ फिल होंगे कुछ फिल नहीं होंगे, तो यही अपना क्या हो गया, सबसे बाहरी जो शेल होता है या आखिरी शेल होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। और उसमें बैठे इलेक्ट्रॉन को अपन क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना। वैलेंसी यही समझ में आ जाएगा। हर एटम की जिंदगी का सिर्फ एक सपना होता है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, इससे हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल। एवरी एटम वांट्स 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल टू बिकम परफेक्टली स्टेबल, ताकि वो चिल कर सके, मजा कर सके, वो अपना स्टेबल होना चाह रहा है। स्टेबल होने के लिए उसको बाहरी जो अपना शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। पर जिनके पास 8 नहीं है वो क्या करते हैं, वो दूसरे एटम के साथ केमिकल रिएक्शन करते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। एटम जितना इलेक्ट्रॉन लूज गेन या शेयर करता है भाई, ऑक्टेट अपना पूरा करेगा, उसके लिए चाहिए उसको लूज करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, ताकि वो 8 नंबर अपना मैजिक 8 नंबर अचीव कर सके। उसी को अपना जितने नंबर का यहाँ पर आदान प्रदान होगा वही अपना क्या बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे, ठीक है भाई। जैसे कि सोडियम है या मैग्नीशियम है, ठीक है ना, तो दो आउटर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर अब बताओ कि इसको 6 गेन करना इजी है या 2 लूज करना इजी है। तो सिंपल सी बात है भाई, 2 लूज करना इजी है, 6 गेन करना टफ है, तो 2 लूज कर देगा तो अपना यहाँ पर वैलेंस इसका क्या आएगा, मैग्नीशियम का 2 आ जाएगा। फ्लोरीन के आउटर में इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 7 है, 7 है, तो यहाँ पर बताओ 7 गेन करना इजी है, एक लूज 7 लूज करना इजी है, एक गेन करना इजी है, एक गेन करना इजी है, एक गेन करना इजी है, तो वैलेंसी इसकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ऐसे अपन क्या निकालते हैं, वैलेंसी निकालते हैं, ठीक है। तो इस एटम की दुनिया में हर एलिमेंट का एक यूनिक आईडी होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ये एटॉमिक नंबर अभी आपको समझ में आएगा कि अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, जो यहाँ पर है ना, जेड से यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर बता दिया भाई, ये एटॉमिक सिंबल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ये अपना क्या होगा, मास नंबर हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा भाई, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, नाइट्रोजन का एन होता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो पीरियोडिक टेबल वगैरह अपन देखेंगे 10th क्लास में, ठीक है, 10th 11th में आके देखेंगे। पीरियोडिक नंबर इसका टेबल का क्या हो गया भाई, 7, इसका क्या हो गया, नंबर हो गया। जो इसका वेट होता है, मास नंबर, वो कितना हो गया भाई, लगभग 2 टाइम्स होता है, तो अपना हो गया 14। कुछ कुछ का अलग होता है, तो वो अपन वो भी देखेंगे। टोटल मास रिजाइड इन द न्यूक्लियस, और ये टोटल मास कौन किस किस का होता है भाई, प्रोटॉन का भी होता है प्लस अपना न्यूट्रॉन का होता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं, ठीक है ना। तो टोटल मास हो गया, नंबर अपना कितना आ गया, 7 आ गया, और ये सिंबल आ गया। तो यही अपने इसी तरीके से क्या करते हैं, आईडी कार्ड इसका बनाते हैं, ठीक है। ये अपना एलिमेंट इसे एटॉमिक नंबर से डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, ठीक है, और कितने न्यूट्रॉन है, तो अपने टोटल मास में से प्रोटॉन नंबर निकाल दो तो न्यूट्रॉन बच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, कि भाई ट्विन्स और लुकेलाइक्स अपने क्या होते हैं, समझो। ट्विन्स या लुकेलाइक्स अपना आइसोटोप्स, आइसोबार, ये सब क्या होते हैं समझना भाई। तो आइसोटोप्स अपना इसका मतलब ये होता है कि भाई ट्विन्स है,
आइसो बार अपने क्या है, स्ट्रेंजर है। ट्विंस का मतलब क्या हो गया, दिखेंगे एक जैसे, अब हो सकता है उनका वेट अलग अलग हो जाए, ठीक है, दिखने में एक जैसे ही। भाई इसका मतलब वैसे समझो कि भाई ये एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं भाई। ट्विंस मतलब क्या हो गया, एक ही एलिमेंट के एटम्स है, ठीक है, एटॉमिक नंबर इनका सेम है, पर इनका वेट अलग, दो भाई है भाई, सगे भाई है, एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, पर उनका वेट अलग अलग हो सकता है ना भाई, एक का मान लो 35 है, इसका 37 है, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, आइसोटोप्स, ट्विंस, ठीक है। एलिमेंट सेम होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी, डिफरेंस का होगा भाई, मास नंबर अलग अलग होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज उससे अलग हो जाएगी। जैसे क्लोरीन का भाई 35 भी होता है, 37 भी होता है, 35 और 37 क्लोरीन का ही है, क्लोरीन का यानी कि ट्विंस हो गए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लोरीन के आइसोटोप्स बोलेंगे, ठीक है। आइसो बार की बात करेंगे तो भाई ये स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजर क्या करते हैं भाई, देखो एक मान लो मेरा वेट मान लो 80 kg, किसी और बंदे का भी तो 80 kg हो सकता है ना, यानी कि वेट अपना सेम है, पर वो इनका जो डिफरेंट एलिमेंट हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, वो सब अपने क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो मास नंबर अपना सेम है, एलिमेंट और एटॉमिक नंबर अपना क्या हो सकता है, इसका अलग हो सकता है। जैसे कैल्शियम और आर्गन है, दोनों का वेट अपना कितना है, 40 ही है, तो ये दोनों का अपने क्या हो गया भाई, आइसोबार्स हो गए, समझ गया। आइसोटोप्स क्या हो गया, ट्विंस, यानी कि एक जैसे ही होते हैं, बस वेट अलग अलग है। आइसोबार क्या हो गया, स्ट्रेंजर, यानी कि वेट सेम होता है बट बाकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इसको समझो भाई, ठीक है ना। भाई हमें जे जे थॉमसन ने, आपको देखा होगा प्रोटॉन अपना किसने डिस्कवर किया था भाई, गोल्डस्मिथ ने। इलेक्ट्रॉन किसने किया था, थॉमसन ने। न्यूट्रॉन किसने किया था, चैडविक ने। ये पहले आपको समझ में आ गया होगा। ए इज द क्या है, टॉप, और जेड अपना क्या है, बॉटम, ठीक है। और मास अपना नोटेशन अपन देते हैं भाई, ए जेड, और यहाँ पर क्या देते हैं, अपना कोई भी सिंबल देते हैं, नाइट्रोजन कार्बन जो भी हो गया, ठीक है। जो सिंगल क्लोरीन एटम वेट अपना 35.5 करता है, बट एलिमेंट मिक्स में हो सकते हैं, जैसे कि आइसोटोप्स हो गया, ठीक है, और आइसोबार्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो क्लोरीन का अपना आइसोटोप्स में मिक्स होते हैं, 35 रेशियो, 35 थ्री टाइम्स होता है, 37 वन टाइम होता है, यानी कि ओवरऑल अपना कितना हो गया, 35.5 हो गया, ठीक है। तो अपन यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि एटम क्या होता है। डाल्टन ने पहले बताया था कि सॉलिड होता है एटम, अनकटेबल होता है, ठीक है। तो अपने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में देखा कि ये तो गलत हो गया भाई। तो थॉमसन ने फिर बताया कि भाई नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, जैसे वाटरमेलन होता है वैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन उसमें क्या होता है, भरे रहते हैं, पॉजिटिव वाटरमेलन में, नेगेटिव अपने सीड्स होते हैं, वही अपने इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये थॉमसन ने बताया। फिर रदरफोर्ड ने बताया था भाई कि क्या होता है, टाइनी पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है, जो ऑलमोस्ट अपनी क्या होता है, एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है। फिर अपने बोर ने बताया कि भाई देखो, इसमें डिस्क्रीट ऑर्बिट होते हैं, जिसमें अलग अलग यहाँ पर भरे रहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन परफेक्टली स्टेबल होते हैं, ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट में रहते हैं। और लास्ट में चैडविक ने क्या बताया कि भाई न्यूट्रल हाईवी वेट्स भी इसमें न्यूक्लियस में होते हैं, ठीक है। और ये फाइनल पजल होता है पीस का, जिसको अपन ने न्यूट्रॉन यहाँ पर बताया था, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि भाई नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्लोरीन में कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन उसके लिए चाहिए, ठीक है ना। वैसे न्यूट्रॉन की जो न्यूट्रल होता है, तो फॉर्म इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कंबाइंड से फॉर्म होता है, ठीक है। एटम अपना Z3 है, तो वैलेंसी कितनी होगी ये भी आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि पहले में 2 भर गए, फिर अपना भाई 2n² था, पहले में 2 भर के, अब बाकी तो अपना 3 है, तो एक बच गया, एक बच गया तो वैलेंसी अपन क्या कर देगा, एक उसको लूज कर देगा। अदरवाइज क्या करना पड़ता है, 7 उसको गेन करना पड़ता है, तो एक लूज करना ईजी है, तो वैलेंसी इसकी क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। तो यही आपको समझ में आ गया। इसी तरीके से भाई प्रॉपर्टीज थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स के आपने समझा, ठीक है। थॉमसन रदरफोर्ड बोर मॉडल के बारे में समझा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है वो आपने समझा, 2n² होता है, ठीक है। वैलेंसी आइसोटोप्स आइसोबार के बारे में समझा। तो ये सब आपके क्या, आपने केस इसको पूरे को अच्छे से समझा, डिस्कस किया और सोल्व किया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। इसी तरीके से अपन नेक्स्ट चैप्टर भी इसमें तरीके से अपन कंप्लीट करेंगे, और ईच एंड एवरी टॉपिक्स को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आए। हमारा टारगेट यही है, सारा 9th क्लास 10th क्लास 11th 12th सब आपको इसी तरीके से कंप्लीट करवाएं, ताकि आप अच्छे से चीज़ें को कंप्लीट करके बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सारी चीज़ें कवर कर सकें, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।